अभी महाकुंभ प्रयागराज संपन्न हुआ, दो चीजों की चर्चा सबने की होगी, एक स्वच्छता की और एक पुलिस के विभाग की। यद्यपि सामान्य रूप से हम लोग सफाई कर्मचारी तैनात कर देते हैं, उनके साथ सुपरवाइजर हो जाते हैं, वो लोग अपनी सफाई करें, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं किया गया, वहां ऐसा नहीं किया गया। उनकी तैनाती की हुई, फिर उनकी ट्रेनिंग हुई, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे अपने कर्तव्यों का, कैसे अपने कार्यों को निर्वहन करना है, इनके बारे में आप भी बोलेंगे। सफाई के लिए कौन सा नियम बताना है, कूड़ा है उसको उठाना है, साथ झाड़ू है लगा देना है, नहीं, कैसे और कब ये कार्य होना है, इन सब की ट्रेनिंग दी गई। लगभग 3 महीने तक ट्रेनिंग के कार्यक्रम चले। ऐसे ही पुलिसकर्मियों के लिए आप सोचिए कि अगर हमने यहां से जिलों से निकाल करके सीधे वहां भेज दिए होते, पुलिस लाइन से सीधे वहां भेज दिए होते और उनको बोला था तुम ड्यूटी करो, तो दुर्गति तय थी, क्योंकि वह अपने स्वयं की सर्विस के अनुसार उस प्रकार का व्यवहार जरूर करता जिसके लिए वो जाना जाता है। लेकिन नहीं, तैनाती के बाद उसकी ट्रेनिंग दी गई, बिहेवियर कैसे होना है आपका, बिहेवियर चेंज के बारे में ट्रेनिंग दी गई, और जैसे इस पर कार्य हुआ परिणाम आपके सामने जो आया, सबने कहा बहुत अच्छा व्यवहार था। पुलिस कार्मिकों का व्यवहार राजा के सिपाही की तरह नहीं, लोकतंत्र के सिपाही की तरह। ये नए भारत का पुलिस कार्मिक का व्यवहार था, जो विकसित भारत बनना चाहता है, क्योंकि विकसित भारत के लिए एक व्यक्ति की नहीं, पूरे भारत की सामूहिक ताकत लगेगी, और वह व्यवहार वहां पे देखने को मिला। यही हमारे दैनिक जीवन में भी आता है। ये जो कार्य चल रहा है सब ट्रेनिंग का हिस्सा, इसमें सफलता से बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। आपके सामने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण है। याद करिए, देश के सुदूर दक्षिण तमिलनाडु के धनुषकोटी के पास, जहां से भगवान राम ने सेतु बंध का निर्माण किया था, वहां उनका जन्म होता है। एक गरीब मुस्लिम परिवार में जन्म होता है। वहां पे कनेक्टिविटी की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। मुझे याद है, आज से लगभग 30 वर्ष पहले मैं एक बार रामेश्वरम गया था। मेरी इच्छा हुई धनुषकोटी जाने की, तो उस समय मुझे वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं मिले, तो मुझे एक छोटा सा ट्रक लेना पड़ा था। उस ट्रक से मैं वहां जा पाया था। इतनी खराब सड़क थी। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वहां की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के अंदर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति भी बने। राष्ट्रपति बनने के पहले उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, लेकिन उनका जीवन ऐसा नहीं कि केवल सफलताओं से भरा पड़ा हो। वे अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और उन्होंने एक प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा बनने का प्रयास किया था, फाइटर पायलट बनने के लिए। विफल हो गए, पास नहीं कर पाए, निराशा हुई, लेकिन हिम्मत नहीं खोया। ऐसे ही आपके जीवन में भी होगा, याद रखना। सफलता और असफलता, इन दोनों के बीच में बेहतर संतुलन होना चाहिए। सफलता से आपा नहीं खोना है और विफलता से भी हिम्मत नहीं खोनी है।
अपने आप पे विश्वास बनाए रखना, अपने आप में विश्वास बनाए रखना होगा। कोई भी सफलता आपको एक नई मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हर विफलता आपके लिए एक नई मंजिल की तलाश का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इन दोनों को हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना है और वह ये चिंता नहीं करनी कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, कौन सेलेक्ट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। आप तो तब भी 240 ऐसे युवा उत्तर प्रदेश भर से चयन करके आ गए हैं, बिना किसी पैसा खर्च करके आ गए। यहां तो विधायक बनने के लिए 403 विधायक बनने के लिए 403 विधायक बनने के लिए उनको पापड़ बेलने पड़ते हैं। इतनी कठिन चुनौती से झेलना पड़ता है। दिन रात एक करेंगे, जनता के साथ व्यवहार, उनके सुख दुख में सहभागी बनेंगे, विकास के लिए भी कार्य करेंगे और अंत में परिणाम आते समय बहुत सारे कारक उसमें आने लगते हैं। चैलेंज है, एक प्रतिस्पर्धा भी है, कठिन प्रतिस्पर्धा होती है। आप सोचो 25 करोड़ लोगों में 403 लोग चुने जाते हैं। 25 करोड़ लोगों में से देश की संसद के लिए केवल 80 लोग चुने जाते हैं और आप तो 25 करोड़ में से 240 हैं। ये मान के चलिए कि आपने अब तक जो किया है अच्छा किया है, इसलिए हो सकता है कि आपका यही रखा हो कि आप विधानसभा तक ही जाएं। तो विधानसभा में जाना भी बहुत सारे लोगों के लिए, 25 करोड़ लोगों में आप ये मानिए सबसे पहले कि हमने अच्छा किया और फिर नेतृत्व का अवगुण विकसित करिए। उसके लिए आपको विषय की जानकारी होनी चाहिए। शॉर्टकट का रास्ता मतलब नहीं है, जीवन में कभी शॉर्टकट का रास्ता नहीं। हां, विस्तार खूब दीजिए, जीवन को खूब विस्तार दीजिए और उसको सूत्रों में फिर बांधिए। आपको आसानी से आपके जीवन को और आसान कर देगा और आसान कर देगा और उस दिशा में आपके द्वारा किया जाने वाला प्रयास आपके मार्ग को प्रशस्त कर देगा। दूसरा, अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, याद करना, यही भारत। 2014 के पहले का क्या स्थिति थी? दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था, देश के अंदर अविश्वास का वातावरण था, पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। भारतवासी कहीं दुनिया के अंदर जाते थे, तमाम चुनौतियों से जूझते थे, लेकिन आज नया भारत, ये नया भारत में हम सबको पैदा होने और जनता जनार्दन के साथ सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है या अपने जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमें इसकी इन खूबियों का लाभ लेना चाहिए और इसकी खूबी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले एक खूबी प्रारंभ की, वह है कि अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। जो हमारा है हम उस पर गौरव की अनुभूति करेंगे। पहले योग लोग करते थे, लोग बोलते थे अरे ऐसा ना हो कि ये साधु हो जाए, घर छोड़ के ना भाग जाए। और आज दुनिया यानी लगभग दुनिया के अंदर 200 देश हैं, 193 देश योग के साथ जुड़ते हैं, भारत की विरासत की परंपरा के साथ 193 देश और दुनिया के अंदर इस पे शोध होने प्रारंभ हुए, कार्य लोग करना प्रारंभ किए। महाकुंभ के अवसर पर आपने देखा होगा 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन, ये विरासत के प्रति सम्मान का। और मुझे अच्छा लगा, मैं महाकुंभ के अवसर पर एक बात को बहुत नजदीक से देखता था। युवा, हमारी युवा ऊर्जा पूरे देश भर से और दुनिया भर से आई।
लेकिन पूरे अनुशासित भाव के साथ वह भी त्रिवेणी में जाकर के डुबकी लगाता था। एक नया ट्रेंड देखने को मिला है नए भारत में कि आज अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति इस रूप में लोग आ रहे हैं, इन चीजों पर ध्यान से बहुत नजदीक से इसको महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस देश का युवा अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा हो, उसे ससम्मान आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमने प्रधानमंत्री जी के उसी प्रेरणादायी नेतृत्व से प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष विधानसभा को भी और माननीय सभापति विधान परिषद को। ये हमारे दोनों सदन जिन्हें मिलकर के विधानमंडल बना है, आपने देखा होगा ई विधान बना है, ये टैबलेट लगा हुआ है, कागज अब नहीं उपयोग किया जाता है, ई कैबिनेट होती है, कोई कागज सर्कुलेट नहीं होता है, टैबलेट है, आप उसके माध्यम से अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। यह टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ये जीवन को आसान भी बनाता है, लेकिन साथ साथ यह भ्रष्टाचार पर प्रहार का भी एक सशक्त माध्यम भी है। आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे, आज हम लोग राज्य और केंद्र की जुड़ी हुई 205 से अधिक सेवाओं को डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ उन लाभार्थियों तक पहुंचाते हैं। एक क्लिक से यहां से करोड़ों लोगों के खाते में पैसा चला जाता है। पहले होता क्या था, 300 रुपया महीना पेंशन मिल रहा है, 4 महीने में एक बार वो पेंशन जाती थी या 3 महीने में पेंशन जाती थी, और उसमें भी उस विभाग का बाबू कट मांगता था, उस गरीब से भी कट मांगता था। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज तो वेरिफिकेशन पहले से है, सब कुछ है, और यहीं से क्लिक किया उसके खाते में पैसा चला गया और उसको एक मैसेज कर दिया जाता है, ये देखो आपके खाते में पैसा चला गया है, अगर कोई समस्या होगी तो आप यहां बताइए। ऐसे स्कॉलरशिप के लिए होता था, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती थी और वो जाते थे बाबू के पास जाते थे, फिर वहां पे तमाम प्रकार की वो शुरू होती थी। आज तो यहां से ही क्लिक किया जाता है, सारा पैसा लाखों बच्चों के साथ एक साथ पैसा उसके खाते में पहुंच जाता है। टेक्नोलॉजी कितना आसान कर सकती है जीवन को, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे हाथ से ही नियंत्रित होना चाहिए, हम टेक्नोलॉजी से नियंत्रित न हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ई विधान करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। आपने विधानसभा में प्रवेश करते ही आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर किस रूप में विधानसभा के स्वरूप को एक व्यवस्थित तरीके से पूरा परिचय, कोई भी जाएगा, कोई गाइड की आवश्यकता नहीं, आप जाएंगे एक एक जगह थोड़ा समय निकाल करके एक ओर से घूमते हुए जाएंगे, देखते जाएंगे, आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में कैसी हमारी संवैधानिक संस्थाएं कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसे होना चाहिए। आपको कहीं भी पान खा के नहीं थूका हुआ मिला होगा, गंदगी नहीं मिली होगी। आपने देखा होगा एक दिन यहां पे एक किसी सुपर महानुभाव ने कहीं पान खा के थूक दिया, कैमरे में कैच हो गया, तो विधानसभा के अध्यक्ष जी ने उनको अपने चेंबर में बुला करके कहा कि आप साफ करेंगे या फिर हमें विधानसभा के फ्लोर में बात रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं चुपचाप साफ करूंगा। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। वैसे भी सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, गंदगी करना,
अपने घर के किसी कूड़े को फेंकना, प्लास्टिक का इस्तेमाल करके उसको फेंक देना, ये जानते हुए कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन है, ये चीजें क्या दिखाती हैं? ये चीजें दिखाती हैं कि हमारा आचरण कितना अभद्र है, कितना अशिष्ट है, कि हमारी शिष्टता का नहीं, हमारी भद्रता का नहीं, ये हमारे आचरण के एक नकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करता है। नकारात्मक पक्ष को नहीं, सकारात्मक पक्ष को लेकर हमें काम करना है। उस सकारात्मक पक्ष को कैसे हम आगे लेके चलते हैं, इन चीजों को देखने की आवश्यकता है। ये संस्थाएं, विधानसभा, इस विधान भवन के कस्टोडियन विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। इसका संरक्षण उनका दायित्व है। या किसी भी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति उसका कस्टोडियन होता है और वह कस्टोडियन की भूमिका में उन दायित्वों का अपने कार्यकाल के दौरान निर्वहन करता है। वो मालिक नहीं होता। हम लोग प्रदेश में हैं मालिक की भूमिका में नहीं, एक सरबराहकार की भूमिका में, एक कस्टोडियन की भूमिका में, एक ट्रस्टी की भूमिका में। हमारा दायित्व ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का है। ये तो हर व्यक्ति जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरा समाज जानता है। जो लोग संपत्ति बटोर रहे हैं वे सब जानते हैं, सब वहीं छूट जाएगा और कोई आग के हवाले ऐसे हो जाएगा जैसे दृश्य आपने को देखे। लेकिन हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी तो कुछ है, याद रखना। इस राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ ही हम सबकी भी सुरक्षा जुड़ी हुई है। इस राष्ट्र की एकता को बनाए रखने का दायित्व भी तो हम सबका होना चाहिए। सामाजिक भेदभाव न हो, विभेद न हो, इस सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रीय अखंडता को कोई चुनौती न देने पाए, यह हर नागरिक का दायित्व बनता है। उस राष्ट्र की किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा का कोई व्यक्ति क्यों न हो, यह प्रत्येक का दायित्व बनता है कि देश मेरे लिए पहले सर्वोपरि है। मेरी जाति, मेरा मत, मेरा मजहब, मेरा क्षेत्र, मेरी भाषा बाद में, पहले देश। जब इस भाव के साथ हम कार्य करते हैं तब राष्ट्र विकसित होने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाता है और उसमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ हर व्यक्ति, और वो प्रवृत्ति हमें वो करनी पड़ेगी। हम अक्सर देखते हैं कि सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलती व्यक्ति खूब पापड़ बेलता है, लेकिन जैसे मिली उसके बाद वो मान लेता है कि जैसे कि अब तो उसका काम समाप्त नहीं, उसके कार्य की शुरुआत होनी चाहिए और अपना अच्छा कुछ करके दिखाए, अच्छा करके दिखाए। और यह जिस दिन इस प्रकार के भाव के साथ हर उत्तर प्रदेश वासी और हर भारतवासी काम करना प्रारंभ करेगा, परिणाम देगा। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में यही काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से यही काम हम लोगों ने किया, अलग से नहीं। कोई ऐसा हमने नहीं कर दिया कि कहीं से अतिरिक्त ऐसा हम नहीं ला दिया। हमने केवल पब्लिक को प्रेरित किया, समाज के हर एक तबके को इस बात के लिए प्रेरित किया कि भाई देखो, हमारी भी तो इस प्रदेश के प्रति कोई जिम्मेदारी है। प्रदेश हमें पहचान दे रहा है, हमें भी इसके प्रति कोई जिम्मेदारी है, कोई जवाबदेही है। उस जिम्मेदारी और जवाबदेही में बेहतर समन्वय करते हुए हम आगे बढ़े, परिणाम हमारे सामने। यह प्रदेश 17 के पहले बीमारू राज्य था, आज बीमारू नहीं, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप से। इस प्रदेश में 2017 के पहले किसान आत्महत्या करता था, आज किसान
खुशहाल है। 2017 के पहले बड़े पैमाने पे भूख से मौतें होती थी। आज भूख से मौतें नहीं बल्कि 15 करोड़ लोग पिछले 5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त करते हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हुआ है। ई पॉस मशीन से हम लोग लखनऊ में बैठ करके स्क्रीन के माध्यम से सभी 80,000 फेयर प्राइस शॉप की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यह है टेक्नोलॉजी की बात। हमने इस्तेमाल क्यों नहीं किया पहले? क्यों नहीं किया? ये वही प्रदेश थे जिसके युवाओं को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। आज पहचान नहीं छुपानी पड़ती है। वो कहीं जाता है सीना चौड़ा करके बोलता है हम यूपी के। आप देखते होंगे 17 के पहले जो व्यक्ति यूपी के बाहर जाता था पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था, और अब बता भी दिया तो लोग बड़ी तीखी निगाहों से देखते थे। आज आप जब जाएंगे बोलेंगे मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, तो लोगों के चेहरे पर एक चमक होती है। उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही चमक। ये है पहचान। इस पहचान को यूपी आज के दिन पर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन है। आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को हम दोगुने से अधिक करने में सफल हुए हैं इन 8 वर्षों में। याद करिए 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 46,000 करोड़ थी एवरेज, और आज यही बढ़कर के 1,10,000 हुई है। यहां की जो जीएसडीपी थी वह 12,75,000 करोड़ की थी। आज यही बढ़कर के 27.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की हो गई। क्या दिखाती है? यानी 70 वर्षों में इसको जाने में केवल 12.5 यानी 12,75,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बन पाई थी, और 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 7वीं अर्थव्यवस्था देश के अंदर मानी जाती थी। आज यह देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है, 27.5 लाख करोड़ की है, और सबसे बड़ी यानी सबसे अधिक ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने वाली देश की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश आज के दिन पर बना है। जब तब हो पाया जब एक टीम वर्क काम कर रही है, सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। सरकार से जुड़े हुए लोग, जनप्रतिनिधिगण, समाज से जुड़े हुए अन्नदाता किसान हो, युवा हो, सरकारी कर्मचारी हो, पुलिस कार्मिक हो, समाज के अलग अलग तबके, व्यापारी हो, उद्यमी हो, अलग अलग तबके के सभी लोगों का जब एक साथ समन्वय होता है, सभी लोग एक दिशा में चलने प्रारंभ होते हैं, ये परिणाम सामने आता है। और इसमें मीडिया की भी भूमिका है। उन्होंने सकारात्मक लेखन भी शुरू किया, एकदम लिखना शुरू किया। हाँ, अच्छा, महाकुंभ की सफलता में मीडिया की बहुत अच्छी भूमिका। ये सभी चीजें जब एक साथ चलती है तब परिणाम सामने आते हैं, और उस परिणाम के लिए ये दायित्व अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व के इस गुण को विकसित करने का दायित्व आपका भी है। आप भी इसके हिस्से हैं, इससे अलग नहीं हो सकते। और युवा संसद उसी भाव के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश की इस प्रतिष्ठित विधानसभा में आपको आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अगले 2 दिन आपके यहां व्यतीत होंगे। एक सकारात्मक डिबेट को आप आगे बढ़ाएंगे और अपनी बात को बिना किसी भय के निसंकोच बोलिए। हाँ, बोलते समय तो जरूर ध्यान रखना कि उसमें तथ्य होने चाहिए, और उसमें जो कुछ भी आप बोलें उसमें तथ्यों के साथ साथ आपकी संवेदनशीलता भी झलकनी चाहिए, और शिष्ट आचरण भी दिखना चाहिए। अगर ये सब चीजों को, वही चीज शालीनता के साथ भी बोली जा सकती है और वही चीज अभद्र तरीके से भी बोली जा सकती है।
व्यक्ति को तय करना है कि वह किस श्रेणी में खड़ा हो। और मुझे लगता है कि इन बातों को आप रख करके इन 2 दिनों के अंदर यहाँ पे 3 जो सबसे अच्छे यूथ सेलेक्ट होंगे, यानी आप सभी अच्छे हैं, लेकिन उन 3 को सेलेक्ट करना यहाँ पे जो हमारी टीम बनी हुई है इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि 3 का 240 में से 3 का चयन करना, और तो अच्छा है कि आज की विधानसभा हमारी बहुत अच्छी चलती है, नहीं तो 90 के दशक की विधानसभा होती तो पता नहीं क्या हो गया होता। तो इसलिए विधानसभा अच्छी चल रही, तो मैं मानता हूं कि आपकी जो डिबेट होगी बहुत अच्छी होगी। और जो यहाँ पे जूरी बनाई गई है, तो जूरी अच्छा फ्री एंड फेयर सिलेक्शन करके वो 3 नामों को फिर देश के लिए चयन करके भेजेगी। आप सभी आए, आपको मैं बधाई देता हूं, आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब जीवन के अपने क्षेत्र में पारंगत हों, नेतृत्व का गुण विकसित करें, अलग-अलग क्षेत्र में आपके देश भी और देश भी लाभान्वित हो। इस विश्वास के साथ मेरी मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति हैं। धन्यवाद। जय हिंद।